अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमारा है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं ग्लोबल स्पेशल स्कूल में एज ए थेरेपिस्ट जॉब कर रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बच्चों को पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है और काफ़ी बच्चों को मार भी पड़ती है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि ये बच्चा जानबूझकर कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उस डिसऑर्डर का नाम है टिक डिसऑर्डर। टिक डिसऑर्डर की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक सडन यानी कि अचानक से होती है, एबनॉर्मल जो कि नॉर्मल नहीं होती, इनवॉलेंट्री के बच्चे के कंट्रोल में नहीं होती, ऑटोमेटिकली होते, बच्चा जानबूझ के नहीं कर रहा होता, रैपिड यानी कि तेज़ी से हो रही होती है, रेपिटेटिव बार-बार रिपीट हो रही होती है, एंड पर्पसलेस कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ मसल्स यानी कि जो छोटे मसल्स होते हैं उनके जो है ये सारे सिम्पटम्स हो रहे होते हैं। यानी कि कोई ऐसा मसल जो रेपिटेटिवली इनवॉलेंट्री, रैपिडली, सडनली, एबनॉर्मली और पर्पसलेसली मूव कर रहा होता है, वो होता है, उसमें हम उसको कहते हैं टिक डिसऑर्डर। टिक डिसऑर्डर जो है ये ज़्यादातर मेल में कॉमन होता है और ये 13 इयर्स से पहले पहले डायग्नोज हो जाता है, यानी कि 13 इयर्स से पहले कम की एज के लोगों को हो जाती है, यानी कि ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है। और इसका जो ऑनसेट ऑफ इलनेस है वो है 1 ईयर और मोर, यानी कि 1 ईयर और इससे भी ज़्यादा अगर आपको तब तक है तो हम इसको डायग्नोज करेंगे एज ए टिक डिसऑर्डर। अब आ जाते हैं हम इनके कॉजेज़ पर। कॉजेज़ में सबसे पहला कॉज होता है वो है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक क्या होता है? इडियोपैथिक का मतलब है कि इसकी रीज़न मालूम नहीं हो पाई आज तक कि ये क्यों होता है। अगर आपकी बाकी न्यूरॉन्स वगैरह का मसला नहीं है, अगर आपको स्लीप का मसला नहीं है, स्ट्रेस का नहीं है, तो एक ये रीज़न हो सकता है कि वो अननोन होता है, कि ये क्यों हो रहा है ये नहीं हमें पता चल रहा होता। दूसरा इसका ये होता है कि जेनेटिक होता है, जीन्स में अगर आपके है, फैमिली में किसी को पहले से हो रहा था या होता था तो आपको भी होने के चांसेस होते हैं। दूसरा इसका जो कॉज़ है वो ये है स्ट्रेस एंड स्लीप, यानी कि अगर आपको कोई स्ट्रेस है या आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, अगर आपका स्लीप साइकिल जो है वो इम्प्रॉपर है, आपकी स्लीप ज़्यादा हो रही है या बहुत ज़्यादा कम स्लीप ले रहे हैं, तो आपको टिक डिसऑर्डर हो सकता है या टिक मूवमेंट हो सकती हैं ड्यूरिंग स्लीप, और स्ट्रेस की वजह से भी टिक डिसऑर्डर होता है। इसके बाद आ जाता है न्यूरोजेनिक, यानी कि न्यूरोजेनिक में एलिवेशन ऑफ डोपामाइन। अगर आपका डोपामाइन का लेवल, डोपामाइन एक ऐसा न्यूरो ट्रांसमीटर है ब्रेन का, जो अगर ज़्यादा इंक्रीज होने शुरू हो जाए तो आपको टिक डिसऑर्डर हो सकता है। डोपामाइन ज़्यादा हो रहा है, आपको टिक डिसऑर्डर हो रहा है। फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन पर आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन में इसकी टाइप्स आ जाती हैं मोटर टिक एंड वोकल टिक, यानी कि 2 तरह का टिक डिसऑर्डर होता है, वोकल होता है और एक मोटर होता है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वोकल में जो आवाज़ वाला होता है और मोटर में मूवमेंट से रिलेटेड होता है। तो मोटर और वोकल में भी आगे फर्दर 2-2 टाइप्स हैं। मोटर टिक में आ जाता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और वोकल टिक में भी इसी तरह सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिक्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम मोटर टिक की बात कर देते हैं। मोटर टिक में सिंपल जो है सिम्पटम्स वो ये है कि आँखों का बार-बार ऐसे आँखें स्ट्रेच करना अपनी, ये आ जाता है मोटर टिक के सिंपल वाले में। और दूसरा ये आता है आई ब्लिंकिंग, ऐसे बार-बार अपनी आइज़ ब्लिंक करना, इनवॉलेंटरी हो रहा है, एब्नॉर्मल मूवमेंट है, बच्चे के कंट्रोल में नहीं है। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में मोटर टिक में आ जाता है कोई भी जेस्चर शो करना, कोई भी मूवमेंट हाथों की, पाँव की, जो ज़्यादा मतलब सिवियर, आँखों का तो एक छोटा-सा लगता है, लेकिन हम जब बॉडी की मूवमेंट कर रहे होते हैं इनवॉलेंटरी, तो वो हमें ज़्यादा एब्नॉर्मल फ़ील होता है। और दूसरा है एब्स्ट्रीन्स एक्ट्स। एब्स्ट्रीन्स एक्ट्स क्या होते हैं कि ऐसे एक्ट्स जो पब्लिकली करना जो है वो मुनासिब नहीं होता, जो मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं होते, ऐसे एक्ट्स करना या ऐसी मूवमेंट शो करना होता है हमारे कॉम्प्लेक्स में। अब आ जाते हैं वोकल टिक में। वोकल टिक में भी इसी तरह जो है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या चीज़ें आ जाती हैं, कफ करना बार-बार, कफ आ नहीं रही लेकिन कफ कर रहा है पेशेंट या बच्चा जो है कफ कर रहा है, ठीक है।
और थ्रॉट क्लीनिंग यानी कि अपना थ्रॉट यानी कि अपना गला जो बार-बार साफ़ कर रहे हैं, हालाँकि गला ख़राब नहीं है लेकिन वो उसका ये टिक है, ठीक है? तो वो बार-बार अपना थ्रॉट क्लीन करेगा। कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं इकोलेलिया। इकोलेलिया मीन्स एक ही वर्ड बार-बार रिपीट करना या कोई भी साउंड बार-बार रिपीट करना, तो वो इकोलेलिया में आ जाता है। और एक होता है कॉप्रिलेलिया। कॉप्रिलेलिया में ये होता है कि कोई ऐसा वर्ड जो पब्लिकली या मॉरली बोलना एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो वर्ड बार-बार बोलते हैं। जो नहीं बोलना चाहिए पब्लिकली या इस तरह के वर्ड्स बार-बार रिपीट करना, तो ये आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात टिक डिसऑर्डर के बारे में ये है कि जो ये मोटर टिक और वोकल टिक जो है, ये दोनों टिक डिसऑर्डर में एक साथ नहीं हो सकते। अगर आपको टिक डिसऑर्डर है तो या तो आपको मोटर टिक होगा या आपको वोकल टिक होगा, ठीक है? तो हाँ, अगर ये दोनों एक साथ हो रहे हैं तो वो होता है, एक होता है टॉरेट सिंड्रोम। टॉरेट सिंड्रोम में टॉरेट सिंड्रोम के सिम्पटम्स भी सेम टिक डिसऑर्डर वाले ही होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि इसमें वोकल टिक भी होती है और मोटर टिक भी। लेकिन हम जब उसका डायग्नोसिस देते हैं तो हम उसको टिक डिसऑर्डर नहीं देते, हम उसको टॉरेट सिंड्रोम का डायग्नोसिस देते हैं। लेकिन अगर या मोटर है और या वोकल है तो फिर हम उसको टिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस। अच्छा, अब हम इसके पर आ जाते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट है एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स में हम देते हैं हैलोपेरिडोल, जिसका मकसद ये होता है कि जो हमारा डोपामाइन का लेवल इंक्रीज़ हो गया है ब्रेन में, वो उसको नॉर्मलाइज़ कर देता है या कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी ये टिक मूवमेंट कंट्रोल हो जाती है। दूसरा ट्रीटमेंट इसका ये है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में हम जो 3 तरह की थेरेपीज़ यूज़ करते हैं। सबसे पहली है सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम क्लाइंट को सेल्फ डिस्ट्रैक्शन जो मूवमेंट है वो अवॉइड करना सिखाते हैं और उसके इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाते हैं। दूसरा इसका है फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी में होता है फैमिली के साथ बिठाकर थेरेपी की जाती है ताकि जो बच्चा है या क्लाइंट है वो अपनी फैमिली के साथ ये सारी चीज़ें मॉरली, सोशली सीखे और एक्सेप्ट करे कि उसको किस तरह सोशली एक्ट करना है। और फिर तीसरा आ जाता है थेरेपी काउंसलिंग। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ लोगों को एक तो स्ट्रेस की वजह से टिक डिसऑर्डर होता है, इसके लिए भी काउंसलिंग ज़रूरी है। लेकिन अगर इस डिसऑर्डर की वजह से आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ये कोई डिसऑर्डर हो गया है, मैं ठीक नहीं हो सकता, तो भी टिक डिसऑर्डर जो है ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं कि आप इस डिसऑर्डर की वजह से ही टेंशन ले रहे हैं। तो इसके लिए भी काउंसलिंग ज़रूरी होती है और विल पावर के लिए भी हम क्लाइंट की विल पावर और उसके स्ट्रेसर कम करने के लिए हम उसको काउंसलिंग भी करते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा टिक डिसऑर्डर जो है ये समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी नए टॉपिक के साथ आऊँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।